हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। माई सेल्फ एडवोकेट चेतना चौहान। आज मैं आपको एनआई एक्ट का जो चैप्टर 17 है उसके बारे में मैं अलग से डिस्कस करने जा रही हूँ। आपको पता है कि अभी जो आरजेएस का रिसेंटली जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग एनआई एक्ट पूरा ही पूछा जा रहा है, लेकिन इसके अंदर जो पहले भी आता था जो एनआई एक्ट का जो चैप्टर 17 है वो मेन इम्पॉर्टेंट या अपने आप में एक वाइटल या अलग रोल, डिफरेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब रही बात एनआई एक्ट में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एनआई जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। आपको पता है कि जैसे कि जो चेक होते हैं, प्रोमिसरी नोट होते हैं और जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, चेक, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा गया है। और इन इंस्ट्रूमेंट को एनआई एक्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये एनआई एक्ट इसलिए बनाया गया है ताकि किसी भी प्रकार के जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है और प्रोमिसरी नोट है, उनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार के फ्रॉड होते हैं या किसी भी प्रकार के जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं उनको एक लीगल रिकॉग्निशन देना। ठीक है, कानूनी मान्यता प्राप्त देना। उसके अलावा इसको मतलब जो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, आजकल मोस्टली जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो आपको पता है ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको लीगल वैलिडिटी देना, इन पर लीगल एक्शन ले सके, किसी भी प्रकार के फ्रॉड डिस्प्यूट से बचा जा सके। तो इसीलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लाया गया ताकि इसके अंदर अगर कोई इस प्रकार के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के अंदर अगर इन सब चीज़ें जैसे चेक या जो प्रोमिसरी नोट है या फिर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये वगैरह देकर कोई भी व्यक्ति फ्रॉड या कोई इस प्रकार की जो इलीगल एक्टिविटी है वो ना कर सके और जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, तो इनको ईजी बनाने के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन को ईजी बनाने के लिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आया। ठीक है, आपको पता है सेक्शन 13 जो डिफाइन करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक है। ठीक है, पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर, जो इसका धारक है या फिर डिमांड करने पर जिसको पे किया जाएगा वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है, अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके आगे वाले सेक्शन के में, अपन चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर 17। देखो, जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना था, ठीक है, तब चैप्टर जो सेक्शन थे तो सेक्शन 137 ही थे। ठीक है, 137 ही सेक्शन थे चैप्टर 17 से पहले। लेकिन जब चैप्टर 17 आया 1 अप्रैल 1989 को ये आया, इफेक्टिव तो तब हुआ, और 1988 का ये एक्ट है। ठीक है ना, 1988 में एक एक्ट मतलब पास किया गया और उस एक्ट से चैप्टर 17 को ऐड किया गया और ये जो इफेक्टिव हुआ, ये इफेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 1989 को ये इफेक्टिव हुआ। उससे क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1989 को 138 से लेकर सेक्शन 142 जोड़े गए, मतलब 138 से लेकर 142 सेक्शन इसके अंदर जोड़े गए। ठीक है, अब जोड़े तो गए और इसमें मोस्टली जो बात की गई है वो चेक डिसऑनर की बात की गई है। ठीक है, आपको पता है चेक डिसऑनर वगैरह होते हैं तो सिविल लाइबिलिटी तो अराइज होती ही है, लेकिन इसको सेक्शन 138 लाकर स्पेशली इसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी भी तय की गई है ताकि चेक वगैरह से जो भी लेन देन करे या चेक बाउंस के मामले जो बढ़ रहे थे उनको रोकने के लिए और जो कस्टमर है जो और बैंक के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए चेक डिसऑनर से रिलेटेड ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बना दिया गया। और इसके अंदर अगर कोई चेक बाउंस के मामले होते हैं तो उनकी क्रिमिनल लाइबिलिटी तय की गई है ताकि चेक बाउंस वाले मामलों पर प्रिवेंशन लगाई जाए, रोक लगाई जाए और बैंक के प्रति लोगों का विश्वास और भी मजबूत किया जा सके और बिजनेस ट्रांजैक्शन को इजी किया जा सके और चेक के माध्यम से जो मतलब फ्रॉड हो रहे थे उनको रोका जा सके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रेगुलराइज करने के लिए इनको सबको मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए ये जो चैप्टर 17 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये लाया गया। अब अपन बात करते हैं कुछ और बेसिक्स बातों की। देखो, अभी तक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ओरिजिनली ये एक्ट जो है, ये एक्ट
इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अभी तो ओवरऑल कितने सेक्शन है, 148 सेक्शन है, लेकिन पहले जब ये चैप्टर 17 नहीं हुआ करता था तब सेक्शन 137 तक ही इसके अंदर है। लेकिन अब बात करें तो पूरे चैप्टर इसके अंदर चैप्टर 17 है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सेक्शन 148 है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो 1 मार्च 1882 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 मार्च 1882 को लागू हुआ था। और इसकी एनफोर्समेंट जो डेट है, ठीक है, सॉरी, इन्फोर्समेंट डेट तो 1 मार्च 1882 है, लेकिन इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है वो 9 दिसंबर 1881 है। ठीक है, जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल हुआ करती थी पहले, ठीक है, तो उस टाइम इसको इनेक्ट कब किया गया था? 9 दिसंबर 1881 को इसको इनेक्ट किया गया था। ठीक है, ये 26 नंबर का एक्ट है 1881 का। ठीक है, 1881 का 26 नंबर वाला एक्ट है। इसको लागू जो हुआ था ये 1 मार्च 1882 को हुआ था। अगर अभी तक अमेंडमेंट की बात करें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, अभी तक 4 अमेंडमेंट हो चुके हैं। ठीक है, पहला अमेंडमेंट से चैप्टर 17 पूरा का पूरा ऐड किया गया। ठीक है, ये अमेंडमेंट 1988 में हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1989 को। ये लागू हुआ 1 अप्रैल 1989 को। इसको लागू करते ही 138 से लेकर 142 सेक्शन ऐड किए गए थे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। फिर अमेंडमेंट हुआ 2002 के अंदर, 1888 के बाद हुआ था 2002 के अंदर। ठीक है, जो लागू हुआ 1 फरवरी 2003 के अंदर लागू हुआ। और इसके अंदर सेक्शन ऐड किए गए थे 143 से लेकर 147 सेक्शन ऐड किए गए थे जो समरी प्रोसीजर से रिलेटेड हैं। ठीक है, पहले वाले जो सेक्शन है वो चेक डिसऑनर से रिलेटेड है और ये समरी प्रोसीजर से रिलेटेड सेक्शन है। फिर जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड इसमें अमेंडमेंट किया गया था 2015 के अंदर, जो 15 जून 2015 को ये लागू हुआ था। इसके अंदर 142 का 2 क्लोज जोड़ा गया और 142 ए जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद अमेंडमेंट 2018 के अंदर हुआ, जो 2 अगस्त 2018 को ये लागू हुआ। उसमें 143 ए इंटरिम कंपनसेशन की बात करता है और 148 इंटरिम पेमेंट की बात करता है। ठीक है, तो ये अभी तक है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये अभी तक 4 अमेंडमेंट किए गए। ठीक है, जो मतलब पहला अमेंडमेंट लागू हुआ 1 अप्रैल 1989, दूसरा अमेंडमेंट लागू हुआ 1 फरवरी 2003, तीसरा अमेंडमेंट लागू हुआ 15 जून 2015 को, चौथा अमेंडमेंट लागू हुआ 2 अगस्त 2018 को लागू हुआ। और ऐसा करके इसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 137 तो सेक्शन पहले थे ही, 138 से लगाकर 148 ओवरऑल सेक्शन अभी तक इसमें जोड़ दिए गए। ठीक है, अब बात आती है आगे। देखो 1 बाय 1 अपन पढ़ते हैं। देखो चेक जो सबसे पहले चैप्टर 17 हेडिंग है इसकी, चैप्टर 17 की, कि ऑफ पेनल्टीज। चैप्टर 17 क्या कहता है? ऑफ पेनल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टन चेक्स फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। ठीक है, अगर आपके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है और आपने अगर चेक इशू कर दिया, खाते में है 10,000, चेक दे दिया 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो इनसफिशिएंसी ऑफ फंड के कारण अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो क्या क्या पेनल्टीज हो सकती है, क्या क्या जुर्माने आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, इसके बारे में बात करता है चैप्टर 17 बात करता है। सबसे पहला सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो क्रिमिनल लाइबिलिटी तय करता है चेक डिसऑनर के मामले में, वो है सेक्शन 138। सेक्शन 138 कहता है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा। अगर इनसफिशिएंट है, अकाउंट में बैलेंस है और उसके कारण अगर डिसऑनर हो जाता है तो क्या लाइबिलिटी है? वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन। ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा कोई चेक लिखा जाता है ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विथ अ बैंकर फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन। ठीक है, ऑब्वियसली किसी अदर पर्सन को पेमेंट करने के लिए अपने बैंक के साथ जो खाता उसने मेंटेन कर रखा है उस पर उसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति चेक लिखता है, चेक देता है, ठीक है, फ्रॉम आउट ऑफ डेट अकाउंट फॉर द डिस्चार्ज और इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी। जैसे मान लो मैं किसी से 10 लाख रुपए मुझे देने हैं और मैं खाली 5 लाख रुपए के लिए कोई चेक इशू करती हूँ, ठीक है ना, तो या तो होल भी हो सकता है, पूरे 10 लाख के लिए भी हो सकता है, या फिर 5 लाख के लिए भी हो सकता है। ठीक है ना, मतलब या तो होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी इज रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड, लेकिन ये रिटर्न कर दिया जाता है बैंक के द्वारा।
उसका भुगतान नहीं किया जाता, बिना भुगतान करे ही रिटर्न कर दिया जाता है। क्यों? आइदर बिकॉज ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ डेट अकाउंट इज इनसफिशिएंट टू होनर द चेक। ठीक है ना, जो बैंक के पास आपने जो खाता मेंटेन कर रखा है उसके अंदर इतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है कि उन डेट की या जितना वो चेक इशू किया गया उस अमाउंट की भरपाई कर सके, या फिर और डेट इट एक्सीड द क्रेडिट ऑफ अ डेट अकाउंट it exceed the amount arranged to be paid from debt account by an agreement made with the bank. Such person shall be deemed to have been committed an offence and shall without prejudice to any other provision of this act be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine, or which may be extend to twice of the amount of the check, or with बोथ। या फिर जो बैंक वालों ने आपको क्रेडिट लिमिट दे रखी है, ठीक है ना, और उस क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा का पेमेंट हो रहा है, ठीक है ना, उसकी वजह से चेक होना नहीं हो पा रहा, या फिर मान लो कि आपके पास इतना बैलेंस ही नहीं है कि आप चेक का भुगतान कर सको, ठीक है ना, तब आप इस धारा के अंदर सेक्शन 138 के अंदर अपराध कमिट किया आपने, ऐसा माना जाएगा, और इस अपराध की वजह से आपको या तो 2 साल तक की जेल हो सकती है, या फिर आपको चेक की अमाउंट का, जैसे अपन ने इस केस में 5 लाख रुपए का चेक जारी किया था, तो 5 का डबल क्या होता है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी, जुर्माना, या दोनों चीजें आप पर एज ए सेंटेंस सजा के रूप में आपको दी जा सकती है अगर चेक डिसऑनर होता है सेक्शन 138 के तहत, ठीक है, ड्यू टू इनसफिशिएंसी और ड्यू टू अमाउंट अरेंज टू बी पेड इज एक्सीड, ठीक है ना, अगर अमाउंट जो भी बैंकर के साथ आपकी अरेंज है, मतलब बैंक वालों ने आपको लिमिट दे रखी है कि अगर आपके खाते में पैसे नहीं हो 10,000 रुपये तक का आप हमसे उधार ले सकते हो, लेकिन आपने तो चेक 1 लाख रुपए का इशू कर दिया, तो 10,000 रुपये का तो कोई फिर मायने ही नहीं रहा, ठीक है ना, 10,000 तो बाकी के 90,000 कहाँ से लाएगा, ठीक है ना, तो बैंक के साथ जो आपने अरेंजमेंट कर रखा है उसकी लिमिट से एक्सीड कर गया, और इस कारण चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, चेक का भुगतान नहीं हो पाता और चेक रिटर्न कर दिया जाता है बैंक वाले के द्वारा, तो आपकी सेक्शन 138 के अंदर लाइबिलिटी बन जाती है, और अगर सेक्शन 138 के अंदर अगर लाइबिलिटी बन गई तो 2 साल तक की सजा, या फिर चेक की अमाउंट का 2 गुना तक का जुर्माना, या दोनों हो सकता है। लेकिन क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड डेट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस। अब ये प्रोवाइडेड डेट वाली चीज़ें जब हर एक एक्ट में आती है तो आपको बहुत से जनों को पता है कि प्रोवाइडेड डेट का मतलब क्या होता है। मतलब यहाँ पर ये जब चीज़ें ऐसे कह दी जाती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ पालन करने से, मतलब ऊपर इतनी ये जो इसने गाथा बोली, इसको लागू करने से पहले ये चीज़ें होना ज़रूरी है। प्रोवाइडेड डेट का मतलब ये होता है, ठीक है ना, मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, फिर ये ऊपर वाली चीज़ें लागू करनी है। तो हर जगह ये ऐसे ही पढ़ी जाती है, प्रोवाइडेड डेट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई अनलेस। अगर ऊपर वाली बातों को लागू करना है तो पहले इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखो। क्या? द चेक हैज़ बिन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब इस 6 महीने को आपको सबको पता है 3 महीने कर दिया गया, रिड्यूस टू 3 मंथ्स। RBI सर्कुलर है 1 अप्रैल 2012 का, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2012 को, और ये RBI सर्कुलर जो है वो जारी किया गया था 4 नवंबर 2011 को, लागू किया मतलब लाया गया था, मतलब राजपत्र में मतलब इनेक्ट किया गया था 4 नवंबर 2011, और इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2012 से 3 महीने के अंदर आपको चेक प्रेजेंट करना होता है, या फिर जितनी चेक की वैलिडिटी हो, और विच इट इज़ ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर। दोनों में से जो भी मतलब मान लो चेक के अंदर 1 महीने की अवधि लिख रखी है, तो 3 और 1 में से कौन सा होगा पहले? 1 महीना। तो 1 महीने के अंदर आपको चेक को बैंक के सामने प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अपन को एग्जाम में 6 मंथ लिखना है, ब्रैकेट में आप 3 मंथ लिख दोगे इसको कि 6 मंथ ड्यू टू RBI गाइडलाइंस दिस 6 मंथ रिड्यूस टू 3 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012, 1/4/2012 से ये मतलब 6 महीने से 3 महीने हो चुकी है। उसके बाद बी क्लोज इसका कहता था पे और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक एज द केस मे बी
वी मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेट अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग। ठीक है, आपको नोटिस देना होगा। जो पेई है, जो मतलब डिमांड कर रहा है कि मुझे चेक का भुगतान करो, तो उसको डिमांड नोटिस देना पड़ेगा। ये डिमांड नोटिस के राइटिंग में होगा और टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक, जिसने चेक लिखा है उसको होगा। विद इन द 30 डेज के अंदर होगा। ठीक है, 30 दिनों के अंदर होगा। ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हिम बैंक रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ द चेक इज अनपेड। ठीक है, जब बैंक वाला उसको रिटर्न मेमो बना के देगा कि आपका चेक डिसऑनर हो चुका है, तो उसके 30 दिनों के अंदर क्या देगा, नोटिस देगा ड्रॉअर को। ठीक है ना, कौन देगा, पेई या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, द ड्रॉअर ऑफ सच चेक फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ द सेट अमाउंट ऑफ मनी टू द पेई एज द केस मे बी टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक विद इन द 15 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सेट नोटिस। अब फिर क्या होता है, जो ड्रॉअर होता है उसको नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर, और उसको 15 दिन मिलते हैं कि वो उस चेक का क्या कर दे, भुगतान कर दे, कैसे भी अरेंज करके। हाँ, अगर ये 15 दिन भी निकल जाते हैं, ठीक है, अगर ये 15 दिन भी निकल गए तो उसके बाद क्या होता है, मतलब ओवरऑल अपन देखें तो 45 दिन। ठीक है, 30 ऊपर के और 15 ये नीचे के। ठीक है, ओवरऑल 45 दिन के बाद, ये टाइम पीरियड जाने के बाद क्या होता है, इस एक्ट के अंदर कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ठीक है ना, मतलब वाद हेतुक जिसे अपन बोलते हैं, क्योंकि बिना वाद हेतु के आप किसी पर केस ही क्यों करोगे। ठीक है ना, तो वाद का कोई ना कोई रीजन तो चाहिए। तो वाद हेतु उत्पन्न ये 45 दिन खत्म होने के बाद होगा। फिर अगर वो 15 दिन के अंदर पे पेमेंट नहीं करता है तो आप उसको उसके ऊपर इस 138 का हवाला देते हुए इस पर क्या कर सकते हो, सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो अपन चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कहता फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डेट और अदर लाइबिलिटी। इसमें बात आई थी कि ये जो पेमेंट करेगा, ये जो चेक ड्रॉ करेगा, ये चेक किसके लिए होगा, डेथ या डेप्ट, डेथ क्या है, डेप्ट या अदर लाइबिलिटी के लिए होगा। ठीक है ना, मतलब कोई ना कोई लोन वगैरह या उधार चुकाने के लिए होगा। ठीक है, और मीन्स अ लीगली एनफोर्सिबल डेट और अदर लाइबिलिटी। ठीक है, लीगली एनफोर्सिबल होना चाहिए, क्योंकि इलीगल चीज़ें यहाँ पर एनफोर्सिबल होती ही नहीं है लॉ के अंदर। ठीक है, कानूनन तो होती ही नहीं है। अब बात आती है, तो ये तो था सेक्शन 138 जिसके अंदर सीधा सा बता रखा था, अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है या फिर आपके बैंक के साथ जो अरेंजमेंट की गई है उस अमाउंट की लिमिट से अगर ज़्यादा का आपने चेक ड्रॉ कर दिया, अमाउंट का चेक ड्रॉ कर दिया किसी डेट या लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए, और अगर वह 3 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो अभी 3 महीने हो चुका है। ठीक है, अगर आपने वो नोटिस देता है आप मतलब जो 30 दिन का, और 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट करने का टाइम होता है। अगर ये सब कुछ नहीं करता है और चेक डिसऑनर हो जाता है तो 138 का ऑफेंस बन जाएगा। इस ऑफेंस के तहत 2 साल तक की सज़ा और 2 साल तक की सज़ा और चेक अमाउंट के ट्वाइस तक का उस पर जुर्माना लग सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती है, और इस सेक्शन के अंदर अपराध किया हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात सेक्शन 138 की थी। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे केसेस भी हैं, जैसे आप एक दो के नाम अगर लिखना चाहो तो देखो, पहला है कि 2017 का केस है एन परमेश्वरम उन्नी वर्सेस जी कनन एन परमेश्वरम उन्नी वर्सेस जी कनन AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा था सेकंड रिमाइंडर नोटिस कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट एज एडमिशन ऑफ नॉन सर्विस ऑफ फर्स्ट नोटिस। मतलब जो सेकंड नोटिस दिया जा रहा है, ठीक है ना, 15 दिन वाला, ठीक है ना, वो ऐसा नहीं समझा जाएगा कि एज एडमिशन ऑफ नॉन सर्विस ऑफ फर्स्ट नोटिस। ये ऐसा नहीं माना जाएगा कि फर्स्ट नोटिस की सर्विस नहीं की गई है। ठीक है, अगला जो इसके अंदर केस आता है, ठीक है, अगला केस क्या है, जैसे ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, देखो ये केस है रंगप्पा वर्सेस मोहन। रंगप्पा वर्सेस मोहन 2010 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट कैन इंडीड बी अट्रैक्टेड व्हेन ए चेक इज डिसऑनर ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉप पेमेंट अगर आपने करवा दिया, इंस्ट्रक्शन सेंड बाय द अक्यूज टू हिज बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है ना, पोस्ट डेटेड चेक में अगर स्टॉप पेमेंट अगर करवा दिया तो भी ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। ये कहा गया था इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट। रंगप्पा वर्सेस मोहन का ये केस है। ठीक है, उसके बाद और भी है इसके अंदर केसेस, बहुत सारे केसेस है NI एक्ट के, तो आपको पता है, एक दो तो पूछे भी गए हैं।
मोदी सीमेंट लिमिटेड वर्सेस कुचिल कुमार नंदी। मोदी सीमेंट लिमिटेड वर्सेस कुचिल कुमार को नंदी AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या कहा गया था? वंस द चेक इज इशूड बाय द ड्रॉअर, एक बार अगर चेक इशू किया जाता है ड्रॉअर के द्वारा, अ प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 139 मस्ट बी फॉलो एंड मियरली बिकॉज द ड्रॉअर इशू अ नोटिस ऑफ to the drawee or to the bank for stoppage of the payment it will not preclude an action। मतलब अगर मान लो ड्रॉई ने ये कहते हैं स्टॉप पेमेंट का बोल दिया, तो ये उसकी 138 की लाइबिलिटी को कम नहीं करेगा। मतलब it will not preclude an action under section 138 of the act by the drawee or the holder of the check in due course। ठीक है ना। तो ये कुछ एक सेक्शन जो थे इसके अंदर, और भी बहुत सारे अपन इस पूरे इसके बाद अपन करेंगे। ठीक है, आगे अपन चलते हैं इसके अंदर जो सेक्शन है 139 कहता है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। ठीक है, प्रिजम्पशन का जो है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, होल्डर के फेवर में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी। ठीक है ना, क्या माना जाएगा? इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, ठीक है, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड, ठीक है, that the holder of the check received the check of the nature referred to in section 138 or for the discharge in whole। मतलब यही माना जाएगा कि होल्डर ऑफ द चेक है उसको ये चेक क्यों मिला? फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द इन होल और पार्ट ऑफ द एनी डेट और अदर लाइबिलिटी, डेट और अदर लाइबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए ही होल्डर को क्या मिला है? सेक्शन 138 के तहत चेक मिला है, ये प्रिजम्पशन की जाएगी। ठीक है, ये प्रिजम्पशन इसकी की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसमें जो प्रिजम्पशन है कोर्ट का मानना है वो यही माना जाएगा कि जो चेक जो मिला है वो 138 के तहत जो उधार चुकाने, डिस्चार्ज ऑफ डेट और अदर लाइबिलिटी के लिए ही दिया गया है, जब तक कि जो ड्रॉअर है, ठीक है, जो आरोपी है जिस पर चेक बाउंस का जो आरोप लगा है वो उसको गलत साबित ना कर दे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ए ने बी को 50,000 रुपये उधार दिए, ठीक है, और बाद में ए ने क्या दे दिया? बी को 50,000 रुपये का, ए ने बी को से 50,000 रुपये उधार दिए, क्या लिए, ठीक है, और बी को क्या दे दिया? ए ने चेक दे दिया, ठीक है, 50,000 रुपये का। बी ने चेक लगाया बैंक में और चेक हो गया डिसऑनर। यहाँ पर बी है ना, जो का मामला ऐसा माना जाएगा कि सेक्शन 138 के तहत जो NI एक्ट के अंदर आता है, मतलब बी को जो चेक मिला है वो किसके लिए मिला है? जो कर्ज चुकाने के लिए ही ए ने दिया है। बी से कुछ पैसे लिए हैं, 50,000 रुपये लिए हैं, इसीलिए ए ने क्या दिया है? बी को चेक दिया है। ठीक है, तो ये 138 के अंदर 139 के अंदर प्रिजम्पशन की जाती है कि 138 के अंदर डेट और अदर लाइबिलिटी के लिए ही चेक इशू किया गया है और वह बाउंस हो जाता है, तो उसको गलत साबित करने की जो लाइबिलिटी होती है वो किसकी होती है? ड्रॉअर की होती है, आरोपी की होती है, जो वो कहता है कि नहीं, मैंने कर्ज चुकाने के लिए ये चेक नहीं दिया था। ठीक है, तो ये तो था सेक्शन 139। फिर है सेक्शन 140। सेक्शन 140 क्या कहता है? डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी prosecution under section 138, it shall not be defense in prosecution for an offence under section 138 that the drawer had no reason to believe that he issued the check, that the check may be dishonor on presentation for the reason stated in that section। मतलब जो 140 में ये बात कह रखी है, जो 138 में क्या बातें कही है कि या तो इनसफिशिएंट बैलेंस हो या बैंक ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है, ठीक है, जो बैंक के साथ अरेंजमेंट कर रखा है उस लिमिट से ज़्यादा का पेमेंट हो जाए और इस कारण क्या हो जाए? चेक बाउंस हो जाए। ठीक है, तो मतलब ड्रॉअर ये नहीं कह सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जो सेक्शन 138 के अंदर रीज़न लिख रखे हैं, चेक डिसऑनर के कारण लिख रखे हैं, तो वो चेक डिसऑनर उन कारणों से हो जाएगा। मेरे को इस बात का ज्ञान नहीं था। ऐसा कोई डिफेंस बचाव जो ड्रॉअर है वो नहीं ले सकता। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो ए ने बी को चेक दिया, ठीक है, उसके खाते में तो थे 10,000 और चेक दे दिया ले जाके फाड़ के 1 लाख रुपए का, ठीक है ना, और कहा कि जा 1 लाख रुपए मिल जाएंगे तेरे को। आगे बी ने चेक लगाया और चेक हो गया बाउंस। क्यों हो गया? क्योंकि पैसे थे ही अकाउंट में 10,000 रुपये, तो 1 लाख का चेक क्लियर कैसे होगा? ठीक है, तो ए ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे खाते में 10,000 रुपये हैं। तो पता होना चाहिए ना, जितने पैसे हो गए उतने का ही तो आप दे सकते हो। तो इसका ऐसा बचाव ए नहीं ले सकता, यही कहता है सेक्शन
40। कहने का मतलब है पैसे नहीं थे, ये पता नहीं था या मुझे मालूम नहीं था कि मेरे अकाउंट में कितने रुपए हैं, ये बोलकर ये बचाव नहीं ले सकता। इनसफिशिएंट फंड्स होने का बचाव ये नहीं ले सकता। ये सेक्शन कहता है 140। 141 है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ठीक है, ये ऑफेंसेस बाय कंपनी जो है वो सेक्शन आज जिसमें आ चुका है। ठीक है, ऑफेंसेस बाय कंपनी 141 क्या कहता है? फर्स्ट कहता है इसका सबसेक्शन, इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138। ऑफेंस तो 138 का ही है। इज अ कंपनी, ये करने वाली कौन है? व्यक्ति नहीं है, कौन है? कंपनी है। कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है, अकृत्रिम व्यक्ति होता है। एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, देखो कंपनी के मामलों में सीधी सी बात याद रखना, कानून के लिए चाहे कहीं पर भी हो, एक ही बात आती है कि जब कंपनी का जब कार्य संचालन कर रहा था, जैसे अभी मैं कंपनी के कार्य हो रहा है, कंपनी के मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर हूँ या कोई मेन सेक्रेटरी या मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ, और उस टाइम मान लो अपराध हो जाता है तो मेरी भी लाइबिलिटी बनती है। मुझे भी ऐसा माना जाएगा कि मैं भी इस अपराध को करने में क्या है, शामिल थी। ठीक है ना? तो मतलब एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, जब ऑफेंस कमिट हो रहा था उस टाइम जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं कंपनी के संचालन को चलाने के लिए, जैसे मेनली क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, मैनेजर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम होती है। ठीक है, जो ऊपर वाले लेवल वाले लोग होते हैं वो ही होते हैं। ठीक है ना, वही उनका ही हाथ में मैनेजमेंट रहता है कंपनी का। तो एट द टाइम, इसमें क्या लिख रखा है, एवरी पर्सन एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज इन चार्ज ऑफ। ठीक है, जिसके पास उस कंपनी के को सुचारू रूप से चलाने का चार्ज होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, भार होता है, एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, और कंपनी के काम को चलाने की जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज वेल एज द कंपनी तो है ही, कंपनी के ऊपर तो लगता ही है केस, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, तो वो इस धारा के तहत क्या मानी जाएगी, अपराधी मानी जाएगी, एंड शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, और उस पर इसी प्रकार से जुर्माना लगाया जाएगा और उसे सजा दी जाएगी। मतलब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, हर वे व्यक्ति एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड वॉज इन चार्ज एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, वॉज इन चार्ज एंड वॉज रेस्पॉन्सिबल, वो पर्सन क्या होंगे, यहाँ पर अपराधी माने जाएंगे। ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने धारा 138 के अंतर्गत, एनआई एक्ट के अंतर्गत क्या किया है, अपराध किया है। Provided that nothing contained in this subsection shall render any person liable to punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge, or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence। ठीक है ना, मतलब इस धारा की कोई बात न उस व्यक्ति पर नहीं लागू होगी जब वह यह साबित कर दे। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है जो बचना चाहता है, तो वो बचाव लेने वाला व्यक्ति ये साबित करेगा कि मुझे, मेरे ज्ञान में नहीं था, मेरे संज्ञान में नहीं था कि कंपनी में इस तरीके का अपराध हो रहा है, या फिर मैंने इस अपराध को, मुझे ध्यान तो था लेकिन मैंने इन दूसरे जो लोग थे जो इस अपराध के अंदर लिप्त थे उनको मैंने रोकने की पूरी कोशिश की थी, मैंने पूरा ड्यू डिलिजेंस लगाया था। ठीक है ना, वो ऐसा प्रूव करेगा, और अगर उसका ये मतलब है, ये डिफेंस सही होता है, ठीक है, वो इसमें एविडेंस वगैरह दे देता है या प्रूफ कर देता है, तो वो बच जाएगा, बाकी वो भी लायबल होगा। ठीक है ना, तो वो ये बताएगा कि विदाउट हिज नॉलेज था और उसने एक्सरसाइज की ऑल ड्यू डिलिजेंस टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। आगे है प्रोवाइडेड फर्दर डेट वेयर अ पर्सन इज नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। ठीक है ना, मेनली जो कंपनी का जो संचालन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही क्या करते हैं, चलाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अगर डायरेक्टर के रूप में, निदेशक के रूप में अगर कंपनी में है, बाय वर्च्यू ऑफ इज होल्डिंग एनी ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, अब है किसका, डायरेक्टर तो है कंपनी का, लेकिन या तो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी भी कौन सी, केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की, या अदर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे अपने यहाँ पे RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सरकारी संस्थान है। ठीक है, तो कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ओन्ड और कंट्रोल बाय द सेंट्रल और स्टेट, जो या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं, नाबार्ड है, जैसे IDBI है, ठीक है ना, बहुत सारे हैं ऐसे वो वाले फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसके अंदर वो मुथूट फाइनेंस मत ला देना, मुथूट फाइनेंस कोई सरकार द्वारा नहीं चलाया जाता। ठीक है ना, IIFL ऐसा कुछ करके एक और है, तो ये सारे नहीं आएंगे। जो सरकारी है, जैसे IDBI है, नाबार्ड है,
और भी आरएफसी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वाले जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ये क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरकारी संस्थाएं हैं, ठीक है। एज द केस में बी ही शैल नॉट बी लाइबल फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन, ठीक है ना। सरकारी कर्मचारी को आप इसके अंदर अगर कोई डायरेक्टर के हैसियत से काम कर रहा है, ठीक है, तो उनको आप इस सेक्शन के अंदर लाइबल नहीं बना सकते। फिर है सबसेक्शन 2, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन कमिटेड बाय अ कंपनी। अगर कोई ऑफेंस अगर कमिटेड बाय अ कंपनी हो रहा है एंड इट इज प्रूव्ड दैट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड विद द कंसेंट और कन्वीनियंस ऑफ एट्रीब्यूटेबल टू एनी नेगलेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एनी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर, या तो डायरेक्टर तो कर सकता है, उसकी नेग्लिजेंस से हो सकता है, या उन्होंने नेग्लिजेंस नहीं है लेकिन उन्होंने उसमें करने में पूरा उनका हाथ था, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल का मतलब या कन्वीनियंस का मतलब क्या हो गया, पूरा कहते हैं ना, इस काम को करने में इनका भी पूरा हाथ था, ठीक है। या तो किसी डायरेक्टर का हाथ था, मैनेजर का, सेक्रेटरी का, या अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सच डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर शैल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ डेट ऑफेंस, तो उसको भी गिल्टी माना जाएगा एंड शैल बी लाइबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, उनको भी उस तरीके से पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन अपन बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सीधी सी बात लिख रखी है, अगर कोई व्यक्ति 138 के अंदर अगर कोई ऑफेंस कंपनी करता है और वो ऑफेंस करने वाली अगर कंपनी है, तो हर वे व्यक्ति जो एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस है कमिट हो रहा है, वो चार्ज में है या रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कंपनी के साथ साथ वो व्यक्ति भी लाइबल होगा और उसको भी सजा दी जाएगी। और उससे बचाव का एक ही तरीका है, या तो ड्यू डिलिजेंस से उसने प्रिवेंट करने की कोशिश करी, या उसकी नॉलेज के बिना यह अपराध गठित किया गया था या कमिट किया गया था, ठीक है ना, तब वह बचाव ले सकता है, उसको प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, बचाव लेने वाले व्यक्ति को। अगर सरकारी कंपनी का निदेशक है, ठीक है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो सरकारी या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है, उनका अगर कोई डायरेक्टर है तो वो उन पर ये सेक्शन जो है वो प्रभावी नहीं होगा। उसके बाद सब सेक्शन 2 ये कहता है कि हर वे डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी उसकी लाइबिलिटी, ठीक है, इंडिविजुअल लाइबिलिटी बनेगी कि अगर उसके कंसेंट से इस अपराध को करने में सुविधा प्रदान हुई है या उसके लापरवाही से ऐसा अपराध हुआ है, सेक्शन 138 का अपराध उस कंपनी के अंदर हुआ है, तो उस डायरेक्टर, उस मैनेजर, उस सेक्रेटरी या अदर कोई ऑफिसर है, अधिकारी है, उन सभी की लाइबिलिटी बनेगी और उन सबको सजा दी जाएगी, ठीक है, सेक्शन 138 के अंतर्गत। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, स्पष्टीकरण कहता है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन ए और बी। ए कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब हर जगह यही है, कंपनी मीन्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है, एंड इंडिविजुअल फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, फर्म भी हो सकती है और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है। डायरेक्टर का मतलब टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म, ठीक है, फर्म में क्या होते हैं, पार्टनर होता है, ठीक है, डायरेक्टर तो कंपनी में होते हैं, तो फर्म इन द जो पार्टनर इन द फर्म भी होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, इसके तहत डायरेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक केस बताती हूँ मैं आपको, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट। प्रोविजन क्रिएट अ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी ऑन द पर्सन्स responsible for the conduct of the business of the company। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी प्रोवाइड मतलब क्रिएट करता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब आप समझते हो ना, मतलब जो डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। डायरेक्टली लाइबिलिटी तो किसकी है, कंपनी की, इनडायरेक्टली किसकी है, कंपनी के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों की है, ठीक है, जिनकी लापरवाही से, जिनकी गलती से ये अपराध उस कंपनी के अंदर हुआ है, ठीक है, क्योंकि कंपनी खुद तो अपराध नहीं कर सकती, लेकिन कंपनी क्या है, लीगल एंटिटी है, इसलिए उसके ऊपर भी सूट फाइल होता है, ठीक है ना, लीगल एंटिटी है। अब आगे चलते हैं हम सेक्शन 142 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अब अपना काम शुरू होता है, ठीक है। कॉग्निजेंस क्या होता है, संज्ञान लेना, ठीक है ना। कॉग्निजेंस का सिंपल मतलब होता है जब कोई मजिस्ट्रेट या जब कोई जज, ठीक है, या जब कोई कोर्ट
मतलब किसी मामले की परिस्थितियों को देखकर मतलब उस पर निष्कर्ष निकालती है, ठीक है, ध्यान रखती है, एक सरसरी तरीके से देखती है कि अपराध घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है और उसमें आगे किस तरीके से प्रोसीडिंग करनी है, पूरा अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है, तो वही चीज़ें कॉग्निजेंस कहलाती है, संज्ञान कहलाता है। अब इन अपराधों का संज्ञान संज्ञान इस जो सेक्शन 138 के अंदर जो अपराध हुआ है उसका संज्ञान, वो संज्ञान लिया जाएगा सेक्शन 142 में, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। फर्स्ट है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब पीएनएसएस हो गया है, ठीक है, 2023, चाहे पीएनएसएस में चाहे बीएनएसएस में कुछ भी लिखा हो, चाहे सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, ए नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। मतलब सीआरपीसी के अंदर मान लो हो सकता है कि ये अपराध की ट्रायल कोई और मजिस्ट्रेट करे, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना, लेकिन सीआरपीसी के प्रावधानों को अलग रखते हुए इस एक्ट के तहत जो संज्ञान लिया जाएगा वो कौन से कोर्ट होंगे? नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 एक्सेप्ट अपन अ कंप्लेंट। मतलब क्या कह रहा है, 138 के केसेस के लिए एफआईआर नहीं होगी। क्या होगी? अगर संज्ञान लेना है तो संज्ञान किस पे लिया जाएगा? कंप्लेंट पे लिया जाएगा। कंप्लेंट भी राइटिंग में होनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कंप्लेंट क्या होती है, ओरल और रिटन दोनों होती है। तो कंप्लेंट यहाँ पर किस में होनी चाहिए? राइटिंग में होनी चाहिए, मेड बाय द पेई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अननोन पर्सन आकर कर दिया, किसके द्वारा होनी चाहिए? मेड बाय द पेई और ऑफ द केस इन द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक। या तो पेई करेगा या फिर जिसके पास जो चेक का धारक है, ठीक है ना, ठीक है ना, उस वो करेगा, ठीक है। तो मतलब कोई कोर्ट अगर इस पर संज्ञान लेना चाहता है 138 में तो कंप्लेंट पर लेगा, और कंप्लेंट भी कैसी होगी? राइटिंग के अंदर हो, ठीक है। तो नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138 एक्सेप्ट अपन अ कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पेई और एज द केस मे बी द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक। बी है सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 मंथ। अब ये कंप्लेंट ऐसा नहीं कि कभी भी आपने कर दी, आपका मन जचा तब कंप्लेंट कर दी, 1 महीने के अंदर होनी चाहिए। ऑन द डेट ऑफ विच कोर्स ऑफ एक्शन अराइजेज अंडर क्लोज सी ऑफ सेक्शन प्रोवाइजो टू सेक्शन 138। आपको मैंने बताया था, मतलब 30 दिन का तो डिमांड नोटिस हो गया, 15 दिन उसको पेमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो लगभग ओवरऑल 45 दिन के बाद जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है उसके 1 मंथ के अंदर उसको क्या करनी है? कंप्लेंट करनी है, ठीक है। अब क्या है, और provided that the cognizance of a complaint may be taken by the court after the prescribed period, ठीक है ना, prescribed period के बाद cognizance लिया जाएगा if the complainant satisfy the court that he had sufficient cause for not making a complaint within such a period, ठीक है ना। अब मान लो 1 महीने के अंदर उसने कंप्लेंट नहीं की, ठीक है, तो कंडोनेशन ऑफ डिले वाला मामला, ठीक है, सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, ठीक है ना। अगर आपके पास सफिशिएंट कोज है तो आपको डिले कंडोन किया जाता है, माफ़ किया जाता है, और आप मतलब जो टाइम ख़त्म हो गया है उसके बाद भी आपकी जो कंप्लेंट है या आपका जो सूट है वो मेंटेनेबल होता है। यही चीज़ होती है सेक्शन 5 ऑफ वो लिमिटेशन एक्ट में। तो इसमें यही बोल रखा है कि कंप्लेंट अगर आपने प्रेस्क्राइब टाइम में नहीं की है तो अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हो कि कंप्लेंट नहीं करने का टाइम पर 1 महीने के अंदर कंप्लेंट नहीं करने का मेरे पास सफिशिएंट कोज है तो कोर्ट अलाउ कर सकता है, ठीक है ना, फर्दर टाइम में भी कोर्ट अलाउ कर सकता है। नो कोर्ट सी है, नो कोर्ट इन्फीरियर टू द, अब इसका कौन लेगा? नो कोर्ट इन्फीरियर टू द टू डेट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑर्डर। अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अब बीएनएसएस के अंदर है नहीं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो अपन यहाँ पर क्या याद रखेंगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, या तो कम से कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या इसके ऊपर वाले जो मजिस्ट्रेट है वो एनआई एक्ट के मामले डील करेंगे, ठीक है। तो शैल ट्राई एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 138। तो अपन ने क्या पढ़ा अब तक कि इसका जो क्लोज 1 है मोस्ट है, इसमें कोर्ट है, जो कोर्ट अगर संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा तो कंप्लेंट में लेगा, कंप्लेंट भी राइटिंग में होनी चाहिए, पेई द्वारा होनी चाहिए और होल्डर इन ड्यू कोर्स के द्वारा होनी चाहिए। अब इसमें दे रखा है 1 महीने के अंदर जब कोज ऑफ एक्शन अराइज होता है, वाद हेतु अराइज होता है, उसके 1 महीने के अंदर कंप्लेंट होनी चाहिए। अगर 1 महीने के अंदर कंप्लेंट नहीं की तो सफिशिएंट कोज देकर भी आप क्या कर सकते हो, मतलब कोर्ट अलाउ आपको कर सकता है प्रेस्क्राइब पीरियड में। इसमें क्या रखा है, कोर्ट कौन सा होगा, मतलब कौन सा
कोर्ट का अधिकारी होगा। कौन होगा? एमएम हो सकता है, लेकिन एमएम अब बीएनएसएस में नहीं है, सीआरपीसी में होते थे, क्योंकि सीआरपीसी में मेट्रोपॉलिटन एरिया था, ठीक है ना। तो एमएम अब है नहीं। हाँ, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या उससे ऊपर के व्यक्ति क्या देखेंगे, इसके एनआई एक्ट के मामले डील करेंगे। तो आप एनआई एक्ट के मामले डील करवाने के लिए कहाँ जाओगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, ठीक है, 1 महीने के अंदर और कंप्लेंट के साथ। क्लोज सबसेक्शन 2 है, द ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 शैल बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड ओनली बाय अ कोर्ट विद इन हिज। अब जुरिस्डिक्शन बता रखा है, किसके जुरिस्डिक्शन में जाएंगे, कौन से एरिया वाला। अब मजिस्ट्रेट तो पता चल गया, अब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो पूरे इंडिया में बैठे हैं, तो कौन से मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बता रहा है A, if the check is delivered for the collection through an account, the branch of the bank where the payee or the holder in due course, as the case may be, maintains the account is situated। जैसे कि मान लो अगर पेमेंट के कलेक्शन के लिए, कलेक्शन चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट के थ्रू कलेक्शन है, अकाउंट पे चेक है एक तरह से मान लो, ठीक है ना। तो जहाँ पर पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स है का खाता है, वहाँ का कोर्ट हो सकता है, ठीक है। और इफ द चेक इज प्रेजेंटेड if the check is presented for payment by the payee or holder in due course, otherwise through an account, ठीक है, otherwise through an account है, अगर पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर चेक प्रेजेंट करते हैं, द ब्रांच ऑफ द ड्रोई बैंक वेयर द ड्रोअर मेंटेन्स द अकाउंट, ठीक है ना, जहाँ ड्रोअर मेंटेन करता है अकाउंट, ठीक है, वहाँ पर सिचुएटेड होना चाहिए, ठीक है, वहाँ का कोर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट है तो फिर पेई या होल्डर इन ड्यू कोर्स जहाँ पर मेंटेन करते हैं वहाँ, और अगर इनके अलावा है अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट है तो फिर जो ड्रोअर जहाँ पर मेंटेन कर रहा है अकाउंट उसका जो जुरिस्डिक्शन है वहाँ का कोर्ट होगा, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लेंट, ठीक है। और फिर वहाँ का जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा वो इसकी ट्रायल या इंक्वायरी करेगा। एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण करता फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लोज ए वेयर द चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन एट अ ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स, देन द चेक शैल be deemed to have been delivered to the branch of the बैंक in which the payee और holder in due course as the case may be maintains the account। अगर मान लो ये कह रहा है कि एक क्लोज के लिए क्या कह रहा है, चेक इज डिलीवर्ड फॉर कलेक्शन एट एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ द पेई और होल्डर। मान लो पेई और होल्डर की मान लो दो तीन बैंक के अंदर खाता है, ठीक है, तो एनी ब्रांच ऑफ द बैंक के अंदर बोल रहा है, ठीक है ना। तो देन द चेक शैल बी डीम्ड टू बी डिलीवर्ड टू द ब्रांच ऑफ द बैंक इन विच द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द के में बी, ठीक है, तो वहाँ पर माना जाएगा जहाँ पर वह मेंटेन करते हैं अकाउंट, जहाँ मेंटेन करते हैं वहाँ पर मतलब उसका चेक का पेमेंट या चेक का कलेक्शन माना जाएगा, ठीक है ना, और वहीं की जुरिस्डिक्शन का क्या होगा, कोर्ट होगा, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज़ है मतलब एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझते हैं। देखो पहली बात ये इसने कही थी कि अगर चेक बैंक को जमा करने के लिए फॉर द कलेक्शन, ये तो बात किया गया था कि कलेक्शन थ्रू एन अकाउंट, ठीक है, चेक जमा करने के लिए अगर बैंक ने अगर दिया है, ठीक है ना, तो केस वही फाइल होगा जहाँ पेई का बैंक है, ठीक है, जहाँ कलेक्ट हो रहा है तो पेई का बैंक है तो वहाँ का कोर्ट होगा, ठीक है। अगर चेक ड्रॉअर के बैंक को डायरेक्टली दिया गया है तो ड्रॉअर के बैंक को डायरेक्टली दिया है तो जहाँ पर ड्रॉअर का बैंक का कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा, बैंक का जुरिस्डिक्शन होगा, वहाँ वाली कोर्ट में केस फाइल होगा। जैसे कि पहले वाले के लिए एग्जांपल जो क्लोज ए है उसके लिए एग्जांपल है, जैसे ए जोधपुर में बैठा है और बी जयपुर में बैठा है, तो ए ने जोधपुर वाले ने बी को जयपुर वाले को चेक दिया, ठीक है ना, तो बी ने चेक अपने बैंक जयपुर में जमा किया, जयपुर में बी ने अपना जमा किया तो चेक बाउंस हो गया तो जयपुर के अंदर केस चलेगा, ठीक है ना, केस कहाँ चलेगा, जयपुर के अंदर। अब ए जोधपुर में है, चेक दिया बी को, ठीक है ना, बी जयपुर में है, बी ने चेक सीधा ए के बैंक जोधपुर में जाकर जमा करवा दिया। अब बी ने क्या करा कि ड्रॉअर जहाँ से जोधपुर में चेक इशू किया गया था बैंक उसका वहीं पे था, वहीं पे जोधपुर वाले बैंक में ही चेक जमा करवा दिया और चेक बाउंस हो गया। तो अब केस कहाँ चलेगा, जोधपुर के अंदर जो बैंक का जुरिस्डिक्शन है उस वाले एरिया के अंदर जो कोर्ट है वहाँ पर चलेगा, ठीक है ना, तो जोधपुर के अंदर केस चलेगा। तो सीधा सा है अगर कलेक्शन जमा करने के लिए अगर पेई के बैंक को दिया है तो पेई के बैंक का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो वाला कोर्ट हो जाएगा, और अगर
ड्रॉअर के बैंक के लिए अगर अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट है तो ड्रॉअर का जहाँ पर खाता मेंटेन होता है वहाँ का कोर्ट में क्या हो जाएगा, केस फाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर मतलब एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि ये तो बता दिया कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट इसको क्या करेगा, एंटरटेन करेगा। ठीक है, कंप्लेंट लेकर, लेकिन कहाँ का फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसको ये बताने के लिए क्लोज ए और क्लोज बी दिए गए हैं। अब आगे इसके अंदर चलते हैं। अगर आपको केस इसके अंदर भी लिखना है तो देखो, केस है मैसर्स प्यारे लाल राजेंद्र कुमार प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1994। मैसर्स प्यारे लाल राजेंद्र कुमार प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1994। इसमें ये कहा गया था कि द मजिस्ट्रेट वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस हैज टू लुक, जब मजिस्ट्रेट संज्ञान ले रहा है, ठीक है, सेक्शन 142 एनआई एक्ट के तहत, तब इनटू द क्वेश्चन वेदर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन ऑफेंस हैज बीन मेड आउट और नॉट। तो ये देखे कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है ना, जो इंग्रेडिएंट्स क्या थे ऑफेंस के, वो सारे के सारे जो सेक्शन 138 की बातें हैं वो इसके अंदर लागू होती है या नहीं होती है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कॉग्निजेंस लेते टाइम या लेने से पहले जो भी है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर है कि एक और केस अपन लिख सकते हैं, जैसा कि इसमें है वीएन सामंत वर्सेस मैसर्स KGN ट्रेडर्स 1994। ठीक है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का केस है। इसमें क्या कहा गया था कि द पे कैन नॉट लॉज अ कंप्लेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द कोज और एक्शन एज देयर इज अ बार अंडर क्लोज बी ऑफ सेक्शन 142। अगर 142B के अंदर अगर रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि 1 महीने के बाद कंप्लेंट नहीं कर सकता, तो इट मीन्स कंप्लेंट नहीं कर सकता। ये एक जो केस है VN सामंत वर्सेस मैसर KGN ट्रेडर्स 1994, ठीक है, इसमें बताया गया था। ठीक है, केस में अभी ज़्यादा नहीं चलते हैं, एनआई एक्ट में बहुत केसेस हैं। ठीक है, और लेटेस्ट केसेस भी इसके अंदर आते रहते हैं, प्री एग्जाम में भी आते हैं, तो अभी इसके अंदर नहीं चलेंगे। आगे है सेक्शन 142A। 142A जैसे मैंने आपको बताया था, 142A जो जोड़ा गया था वो 15 जून 2015 को ये जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्या कहता है, वैलिडेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। अब जो पेंडिंग केसेस है उनकी वैलिडिटी, उनको वैलिड बनाना, ठीक है, उनको मान्य करने का काम ये जो करता है वो सेक्शन 142A करता है। पहला है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द सीआरपीसी में चाहे कुछ भी लिखा हो ट्रांसफर ऑफ केसेस से रिलेटेड, और एनी जजमेंट डिग्री ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट, ऑल केसेस ट्रांसफर टू द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर सबसेक्शन 142 का 2, अभी जो अपन ने पढ़ा था ना, ठीक है ना, 142 का 2, तो उसके तहत क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे एज अमेंडेड बाय द एनआई एक्ट। जो ये अमेंडमेंट कब आया था, एनआई एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015। ठीक है, इसके तहत शेल बी डीम्ड टू हैव बीन ट्रांसफर अंडर दिस एक्ट, वो इसी एक्ट के तहत ट्रांसफर केसेस माने जाएंगे। एंड एज इफ दैट सबसेक्शन हैड बीन इन फोर्स एट ऑल मटेरियल टाइम, जैसे कि ये पहले भी लागू था, ऐसा ही माना जाएगा। ठीक है ना। सबसेक्शन 2 इसका कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 142 और सबसेक्शन 1 वेयर द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो देखो इसमें ये कहा गया कि मतलब उसी के 142 के 2 के तहत जो जुरिस्डिक्शन है वैसा ही। ठीक है, अब इसमें आगे सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वैसे इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है, मैं एक बार पूरा रीड कर देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। सबसेक्शन 2 कहता है इसका नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 142 और सबसेक्शन 1 वेयर द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस मे बी हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ड्रॉअर ऑफ द चेक इन द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर subsection 2 of 142 or the case transferred to that court under subsection 1 such complaint is pending in that court, all subsequent complaint arising out of 138 against the same drawer shall be filed before
बिफोर द सेम कोर्ट। मतलब सीधा सा है कि अगर पहले से कोई कंप्लेंट किसी कोर्ट के अंदर चल रही है और वहाँ पर पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स ने कोई कंप्लेंट लगा रखी है, तो उसी कोर्ट के अंदर सेम आगे भी अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई कंप्लेंट फाइल्स होती हैं, ठीक है, तो वो सेम ही कोर्ट के अंदर चलेगी, ठीक है ना। ऑल सब्सिक्वेंट कंप्लेंट अराइजिंग आउट ऑफ द सेक्शन 138 अगेंस्ट द सेम ड्रॉअर के अगेंस्ट shall be filed before the same court irrespective of whether those checks were delivered for collection or presented, ठीक है, चाहे वो जमा होने के लिए या फिर प्रेजेंट, वो चेक कहीं और प्रेजेंट किए गए हैं फॉर पेमेंट विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट, ठीक है। थर्ड इसका सबसेक्शन कहता है इफ ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015, ठीक है, कमेंसमेंट डेट इसकी क्या थी 15 जून 2015, ठीक है ना। मोर देन वन प्रोसिक्यूशन फाइल बाय द सेम पेई, ठीक है ना, एक से ज़्यादा केसेस लगा रखे हैं पेई ने या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स ने, एज द केस में बी अगेंस्ट द सेम ड्रॉअर, और एक ही ड्रॉअर के अगेंस्ट बहुत सारे केस लगा रखे हैं, इज पेंडिंग बिफोर द डिफरेंट कोर्ट, और अब ये अलग अलग कोर्ट के अंदर लगा रखे हैं, ठीक है। सेम ड्रॉअर है, पेई भी सेम है, लेकिन बहुत डिफरेंट केसेस डिफरेंट कोर्ट में बहुत सारे केसेस लगा रखे हैं। अपन द सेट फैक्ट, और सेट फैक्ट पे हैविंग बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट सच कोर्ट शैल ट्रांसफर द केस टू द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन अंडर सबसेक्शन 142, ठीक है, 142 के 2 के अंदर ही मतलब उनको लिया जाएगा। और एज अमेंडेड, जैसे कि इस ऑर्डिनेंस के तहत वही 15 जून 2015 वाला जो ये ऑर्डिनेंस पारित किया गया था, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015, before which the first case was filed is pending as if that subsection had been in force all the material time। जैसा कि ये मान लो ये सेक्शन पहले भी लागू था। देखो ये सेक्शन आया क्यों, ठीक है, ये सेक्शन आया था 15 जून 2015 को आया, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि एक केस हुआ था दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था। इसमें एक कन्फ्यूज़न पैदा हो गया था। इस केस ने ये कह दिया था कि केवल जो ड्रॉअर का बैंक है, केवल जहाँ पर ड्रॉअर का बैंक है, तो जो ड्रॉअर का बैंक है, ठीक है, तो ड्रॉअर के बैंक में ही के जो केस जो चलाया जाएगा वो ड्रॉअर के बैंक जहाँ पर चेक इशू हुआ है, ठीक है, वहाँ पर ही मतलब उसको उसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन होगा कि वो वहाँ पर क्या चला सके, उसके खिलाफ केस चला सके। ये चीज़ कही गई थी दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। अब इससे क्या हो गई, समस्या उत्पन्न हो गई। क्या क्या समस्या उत्पन्न हुई कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे अलग अलग कोर्ट में, दूसरी कोर्ट में भी केसेस पेंडिंग थे, फिर उनको वापस ट्रांसफ़र करना पड़ा और कंप्लेंट्स में भी बहुत सारी परेशानी हुई। तो फिर इन सब समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि पहले कोर्ट में ये कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा था कि चेक बाउंस हो गया 138 के तहत, तो अब चेक के से रिलेटेड जो केस है वो केस कहाँ फाइल करें, जहाँ चेक इशू हुआ है वहाँ पे केस फाइल करें, या फिर जहाँ पर चेक को प्रेजेंट करना है वहाँ पर केस फाइल करें, या जहाँ पर बैंक है, ठीक है ना, वहाँ पर केस फाइल करें। तो इन तीनों जगह में से केस कहाँ फाइल करें। फिर दशरथ रूप सिंह राठौड़ वाला केस आया, उसमें ये कह दिया कि खाली ड्रॉअर का बैंक जहाँ पर वहाँ पर केसेस को फाइल कर दो। अब इसमें समस्या ये उत्पन्न हुई कि डिफरेंट कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग थे, ठीक है, कंप्लेंट भी अलग अलग थी और बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न हुई। फिर इस दशरथ रूप सिंह राठौड़ के जो जजमेंट है उसको नलीफाई करने के लिए तो पार्लियामेंट ने 15 जून 2015 को एक वापस ऑर्डिनेंस पारित करके ये करा कि मतलब इस जो सेक्शन 142(2) है उसको एक तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया, फिर पेंडिंग केसेस को यहाँ पर इस सेक्शन को लाया और इसमें कहा गया कि जो पेंडिंग केसेस है उनको भी वैलिडेट किया और पेई के फेवर में भी क्या दिया, जुरिस्डिक्शन फिक्स किया, ठीक है, जहाँ पर पेई का बैंक अकाउंट है वहाँ पर भी जुरिस्डिक्शन होगा, ऐसा इन्होंने फिक्स किया। तो इसको ओवरऑल इस चीज़ों को देखते हुए पेंडिंग केसेस को वैलिडेट करने के लिए ये सेक्शन 142A लाया गया, ठीक है। और इसके अंदर आप केसेस मैंने केस बता ही दिया, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। अब सेक्शन आता है 143। सेक्शन 143 क्या बात करता है, पावर ऑफ कोर्ट टू ट्राई केसेस समरली। अब इसके अंदर जो एनआई एक्ट के अंदर केसेस को डील किया जाएगा वो क्या होगा, समरली ट्रायल होगी, ठीक है।
फर्स्ट है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। हो सकता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में इस तरीके के केसेस को डील करने के लिए कोई और तरीका हो, लेकिन एनआई एक्ट ने कह दिया कि चाहे सीआरपीसी में कुछ भी लिखा हो, चाहे बीएनएसएस में कुछ भी लिखा हो, अगर इसके अंदर कोई अपराध होते हैं, ऑफेंसेस के अंदर अपराध बनते हैं, तो उनको क्या कैसे डील करेंगे, हम समरली ट्रायल करेंगे, ठीक है ना। Anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, all offences under this chapter shall be tried by a judicial magistrate of the first class। मैंने बता दिया फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा। एमएम, अब एमएम है नहीं तो एमएम ट्राई करेगा। एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 262 to 265 ऑफ बोथ इंक्लूसिव, ठीक है ना। 262 से लेकर 265 सीआरपीसी कह रहा है। नाउ ये बीएनएसएस के सेक्शन हो गए, मैं बताती हूँ आपको। 285 से लेकर 288 तक के जो सेक्शन है आप बीएनएसएस के, ठीक है ना, वो सेक्शन यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। 262 से लेकर 265। वैसे तो समरली जो पावर टू ट्राई समरली स्टार्ट हो जाती 283 से, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन आएंगे वो सेक्शन आएंगे आपके 285 से लेकर 288 के जो सेक्शन बीएनएसएस के अंदर दे रखे हैं उसकी अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो पावर लिख रखी है ना, और पावर तो इसने पहले ही दे दी, किसको दी है पावर, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, ठीक है ना। तो ऊपर के दो सेक्शन आएंगे नहीं इसमें। फिर एज फार एज मे बी अप्लाई टू सच ट्रायल्स provided that in the case of any conviction in the summary trial under this section it shall be lawful for the magistrate to pass a sentence imprisonment for not exceeding 1 year। अब इसके अंदर imprisonment, ठीक है, जेल कितने तक की भेज सकता है 1 year and an amount of fine exceeding 5,000 रुपीज़। और यहाँ पर मतलब जो जुर्माना लगाएगा वो 5,000 रुपये का बता रखा है, ठीक है ना। तो ये मतलब इसने जो बता रखा है कि 5,000 रुपये तक का एक्सीडिंग 5,000 रुपये क्या हो सकता है, जुर्माना हो सकता है। और नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, इसमें क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, जो मजिस्ट्रेट लगा सकता है। मजिस्ट्रेट यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन एट द कमेंसमेंट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एनी समरली ट्रायल अंडर दिस सेक्शन इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट। अब मान लो मजिस्ट्रेट को लगता है समरी ट्रायल कर रहा है, ठीक है, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि नेचर ऑफ केस या सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस ऐसी हैं कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीड 1 ईयर होना चाहिए, क्योंकि समरली में तो उसके पास पावर इतनी दे रखी है 1 ईयर की, तो इसमें कह रहा है कि एक्सीड होना चाहिए 1 ईयर से ज़्यादा। तो मे हैव टू बी पास और इट हैज़ बीन एनी अदर रीज़न, या कोई उसको एनी अदर रीज़न लगता है या अनडिजायरेबल लगता है कि समरली केस को इसको ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये केस थोड़ा गंभीर प्रकृति का है, तो द मजिस्ट्रेट शैल आफ्टर हियरिंग द पार्टीज को हियर करेगा, ठीक है, पार्टीज को, पक्षों को सुनेगा, रिकॉर्ड एन ऑर्डर डेट अफेक्ट एंड देयर आफ्टर रिकॉल एनी विटनेसेस, साक्षियों को, गवाहों को बुलाएगा, वापस बुलाएगा, एंड हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड एंड प्रोसीड टू हियर और री हियर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द सेट कोर्ट, ठीक है ना। फिर सीआरपीसी के तहत समरली प्रोसीजर न करके और भी कोई प्रोसीजर है तो वो अडॉप्ट कर सकता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि समरली ट्रायल नहीं करनी चाहिए और इसमें 1 साल से ज़्यादा की सज़ा उसे देनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड सबसेक्शन है कि द ट्रायल ऑफ ए केस अंडर दिस सेक्शन शैल एज फार एज प्रैक्टिसेबल कंसिस्टेंटली विद द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे, ठीक है ना, ठीक है। न्याय के हितों को ध्यान में रखते थे डे टू डे ट्रायल होनी चाहिए जब तक कि कंक्लूजन न निकले, अनलेस द कोर्ट फाइंड्स एडजॉर्नमेंट, जब तक कि कोर्ट को एडजॉर्नमेंट की, ठीक है, स्थगन की जरूरत ना पड़े, ऑफ द ट्रायल बियॉन्ड द फॉलोइंग डे टू बी नेसेसरी फॉर द रीज़न, और अगर कोई एडजॉर्नमेंट करना पड़े तो इसका जो रीज़न है, कारण है, वो राइटिंग के अंदर रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट कि मुझे एडजॉर्नमेंट करना है। बाकी तो इसके अंदर जो ट्रायल चलेगी वो अंटिल डे टू डे चलेगी। थर्ड है एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंक्लूडेड एज एक्सपीडियटली, जितना पॉसिबल हो सके, जितना जल्दी हो सके, एज पॉसिबल एंड एंडिवर शैल बी, मतलब प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है ना, प्रयास किए जाने चाहिए, कंक्लूड द ट्रायल विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट, ठीक है ना। 1 महीने के अंदर कंप्लेंट फाइल की जाती है, कंप्लेंट फाइल के 6 महीने के अंदर अंदर ट्रायल को कंक्लूड करना होगा एनआई एक्ट में, ठीक है ना। ये प्रयास है, ठीक है ना, ज़्यादा भी हो सकता है पर प्रयास उसको करने होंगे, एंडिवर कि 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट होना चाहिए। अब सेक्शन 143A, पावर टू डायरेक्ट इंटरिम कंपनसेशन, इंटरिम कंपनसेशन डायरेक्ट करने की पावर, ठीक है। इंटरिम कंपनसेशन दिया जाएगा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द CRPC
ठीक है। द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 में ऑर्डर द ड्रॉअर ऑफ द चेक टू पे इंट्रीम कंपनसेशन टू द कंप्लेनेंट। अब ड्रॉअर ऑफ द चेक को इंट्रीम कंपनसेशन देगा इन अ समरी ट्रायल, ठीक है, जब समरी ट्रायल हो रहे हैं या फिर कोई सम्मन केस है उसमें, ठीक है, वेयर ही प्लीड्स नॉट गिल्टी टू द एक्विजिशन मेड इन द कंप्लेंट, क्योंकि अगर गिल्टी मेड कर ली तो फिर उसको जो भी जुर्माना लगा के केस ही रफा दफा हो जाएगा, तब तो उसको ऑटोमेटिकली मिल ही गया कंपनसेशन या जो भी मिलना है। तो अब वो मान ही नहीं रहा अपना अपराध, वो कह रहा है कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, इसमें कोई चेक डिसऑनर की हो रहा है, तो